अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद का मौसम रात के औकात में कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और यूं महसूस हो रहा है कि गर्मियां अब आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो गई हैं। हवस बिल्कुल कम हो गई है और लेकिन सूरज जो है वो अभी भी शहर फैसलाबाद को आंखें दिखाता है। लेकिन उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त के अंदर दर्जा हरारत में भी कमी आएगी और फैसलाबाद का मौसम जो है वो काफी हद तक तब्दील हो जाएगा। मौसम के साथ साथ अगर फनकारों की बात की जाए तो फैसलाबाद के फनकार जो हैं वो किसी से कम नहीं, चाहे वो थिएटर आर्टिस्ट हों, सिंगर हों या फिर इसके साथ साथ एक्टर्स हों, तमाम के तमाम एक से एक बढ़के हैं और अपने हुनर की बुनियाद पे दुनिया भर के अंदर अपना नाम बनाते हैं। और यही नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे फनकार हैं जो कि हमारे शहर से निकल के उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर और फिर पाकिस्तान से निकल के पूरी दुनिया के अंदर नाम बनाया। उनके अंदर सरे फरिश्त उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान और इसके साथ साथ शायर और अदीब और राइटर बहुत बहुत जबरदस्त अबीर अबू जरी की यहां पे मैं बात करता चलूं तो बरी नज़ामी की अगर मैं बात करता चलूं तो ये वो शायर थे जिन्होंने बहुत सारी शायरी लिखी और बहुत सारे लोगों ने इनकी शायरी को पढ़ के शोहरत दवाम हासिल की। बरी नज़ामी की बहुत सारी लिखी गई कवालियों को पढ़ने के बाद ही उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो हैं उनको एक ऐसी पहचान मिली, ऐसी उनकी जो हैं कवालियाँ उसको पसंद किया गया उनको कि दुनिया भर के अंदर उनको मकबूलियत हासिल हुई उसी से लेके। लेकिन अगर थिएटर आर्टिस्ट की बात की जाए तो बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि फैसलाबाद से निकलने के बाद दुनिया भर के अंदर अब परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ अच्छा नाम जो है अपना, अपने शहर का, अपने मुल्क का बना रहे हैं। और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि फनकार हैं और इसके साथ साथ कैलीग्राफी करते हैं, पेंटिंग करते हैं। बहुत सारा टैलेंट जो है हमारे शहर के अंदर पाया जाता है। स्पोर्ट्स के हवाले से भी बहुत सारा टैलेंट जो है हमारे शहर के अंदर पाया जाता है। आज हमारे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद होंगे जिनका आपको तारफ करवाता चलूँ। हमारे साथ खलीफा मोहम्मद इकबाल बेग मौजूद हैं और इनके वालिद हैं खलीफा मोहम्मद इरशाद बेग, जो कि 40 साल से ये कैलीग्राफी कर रहे हैं और लकड़ी के ऊपर नक्श नगारी जो है वो करते हैं और इनके वालिद मोहतरम भी यही काम करते थे। यहाँ तक कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। इनकी जानब से जो आर्ट इस्तेमाल की जाती है, लकड़ी के ऊपर जो फनकारी की जाती है, उसके साथ आप किसी भी शक्ल के हैं उसकी पेंटिंग जो है वो लकड़ी के ऊपर काम करके तैयार की जाती है। यही नहीं, यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे मुल्कों के प्रेसिडेंट्स और आला शख्सियात को इनकी जानब से पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान की तरफ से उनकी पेंटिंग लकड़ी के ऊपर बना के, पेंटिंग पेंट के साथ नहीं बल्कि लकड़ी के ऊपर नक्शनगारी करने के साथ ये तैयार करते हैं और तैयार करके उनको भेजी गई है, जिनके अंदर जॉर्ज बुश भी हैं और इसके साथ साथ दीगर मुल्कों के, सऊदीया के बहुत सारे जो हैं अरबी हैं जिनको इन्होंने कैलीग्राफी करके, इनको लकड़ी के ऊपर नक्श नगारी करके उनकी तस्वीर बना के उनको तोहफातन वहाँ पे पेश की। और बहुत सारी अखबारात में के अंदर इनकी जो आर्ट है उस हवाले से जिक्र अज़कार भी होते रहे, नुमाइशें भी लगाई गई, लोगों को बहुत पसंद किया। लेकिन अलमिया यहाँ पे ये है कि जितनी ज़्यादा आर्ट यहाँ पे मौजूद है, जितने ज़्यादा फनकार यहाँ पे मौजूद हैं, उतना ही गवर्नमेंट की तरफ से उनको इग्नोर किया जाता है। मैं खलीफा मोहम्मद इकबाल के हवाले से आपको बताता चलूँ कि 40 साल इस शख्स को हो गए इस आर्ट को लेके चलते हुए, पूरी जिंदगी इस आर्ट के नाम वक्फ कर दी इस शख्स ने। लेकिन अल्टीमेटली इस उम्र में जाके अब ना तो ये चलने लायक हैं ठीक तरीके से, क्योंकि इनकी टांगों के अंदर जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम इस तरह की आ गई कि अब ये चल नहीं पा रहे। मेडिकल रिपोर्ट्स भी इनके पास मौजूद हैं, बीमार हैं हद से ज्यादा। लेकिन इनका ये कहना है कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना इनके घर के अंदर मुश्किल हो जाती है। 1 मरले का मकान है जिसके अंदर रह रहे हैं और उसका रेंट 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार इनकी तरफ से पे किया जाता है। उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से मेहनत करके वो रेंट देता हूं ताकि मैं एक छत के तले रह सकूं। और दूसरी बात, जो घर में खाने की है तो वो किस तरह से ये पूरा करते हैं, इन्हीं की जुबानी जानेंगे। तो वेलकम करते हैं आपको खलीफा मोहम्मद इकबाल शो के अंदर। बहुत ज़बरदस्त आर्ट है और मैंने जो आपके नमूने देखे आर्ट के, और मैं तो दंग रह गया कि इस शख्स के हाथ में इतना बड़ा हुनर है और लेकिन उस हुनर को ज़ाया किया जा रहा है। बीमारियां उसके आड़े आ गई हैं और बहुत सारे लोग हैं, गवर्नमेंट है जो कि आपको इग्नोर कर रही है, आपके काम को उस तरह से सहरान नहीं रही।
अगर सिर्फ और सिर्फ नुमाइशें ही लगा दी जाएं आपके काम की, आर्ट्स काउंसिल की कोलैबोरेशन से नुमाइशें लगा दी जाएं, यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन से नुमाइशें लगा दी जाएं, तो आपके फन पारे जो हैं वो लोगों के अंदर मकबूल होने के साथ साथ बिकना भी शुरू हो जाएंगे, कम से कम अपना सिस्टम तो चला सकेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बात ऐसी है, जो खिदमत हमने फ़न की है वालिद साहब के साथ मिलकर भी, और उनके फौत होने के बाद भी, वो काबिल तहसीन है। गैर मुल्क की सदरों की हमने तस्वीरें बनाई, उनको पाकिस्तानी अवाम की तरफ से हमने तोहफ़ा भेजा। और गैर मुल्कों में अगर आप जाएं तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब का नाम लें तो वो कहेंगे आई नो दिस पर्सन। लेकिन अब चूँकि जितनी लकड़ियों के रंग हमने इकट्ठे किए हैं, जितनी जद्दोजहद की इस काम को हमने मेंटेन करने के लिए, ईजाद करने के लिए, वो हम आपको बयान नहीं कर सकते। किसी गांव में अगर पता चला कि फलाने रंग की लकड़ी है तो वो रंग उसका बहुत शौक है और बड़ा दिलकश रंग है, तो हमने जितना भी खर्चा हुआ उस गांव में गए, वहाँ पर जो भी हुआ हमने वो पैसे भी दिए, जो खर्चे अखराजात किए, वहाँ पर रहना भी पड़ा हमें, लेकिन उस रंग की लकड़ी हम लाजमी लेके आए। अगर कहीं गैर मुल्क में हम होते, जितनी हमने हुकूमती सतह पर फ़न की खिदमत की है, तो वो हमें हर चीज़ मुहैया करती। यहाँ पर शरीफ साहब की तस्वीर बनाई, शहबाज शरीफ साहब आए फ्लाई एयर व्यू पर, जब वो आए इफ्तिताह करने, उन्होंने तस्वीर उठाई, उठा के गाड़ी में रखी, उन्होंने बोला जी इनका मसला हल करो अपने पीए से। तकरीबन साल भर मेरे वालिद साहब उनको दरखास्तें देते रहे। उनकी पीए साहब की कोशिश ये थी कि 50,000 या लाख रुपए मुझे लगाएं तो मैं इनकी कहीं मंजूरी करूं। यानी रिश्वत तलब की गई? रिश्वत तलब की गई। सर बात ऐसी है कि देखें, जितनी फ़न की हमने खिदमत की है ना, आप सदारती अवार्ड जितने गैर मुल्कियों के, वो आप उनकी फ़ोटोग्राफ लेना शुरू करें तो 300-400 से ज़्यादा हैं वो। इतने मुल्कों में आपने अपनी आर्ट के जरिए तस्वीरें बना के भेजी? बिल्कुल। और गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया इस काम को? आप 40 साल से ये खिदमत कर रहे हैं, आपको कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल की किसी की कॉल नहीं आई? सर किसी की कॉल नहीं आई। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मैंने अपने दोस्त का मोबाइल लेके नेट पर प्रोग्राम चलाने की अपनी कोशिश की है। तो नेट पर, फेसबुक पर कई लोगों ने मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर दी। तो मुझे नेट के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूं, ऐसे जो इंग्लिश आर्टिस्ट होते हैं वो अब मतलब एक तस्वीर को लकड़ी के ऊपर बनाने के लिए काफी अरसा दरकार होता है, काफी टाइम लगता है। तो वो क्या करते हैं कि वीडियो को एक जगह पे फिक्स कर देते हैं कैमरा, और आर्ट के जरिए जो बनानी शुरू होती है लकड़ी, उसको शुरू कर देते हैं काम। अब वो उसे 4 घंटे लगे, 5 घंटे को तो नहीं वो दिखा सकता पूरा का पूरा, उसे फास्ट फॉरवर्ड करके तेजी के साथ दिखाता है कि किस तरह से उसने आर्ट तैयार की। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मुझे मालूम है जिनके मिलियंस में व्यूज हैं और यूट्यूब से अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। आपकी आर्ट को कभी फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया? वहां पे कभी आपकी नुमाइश आर्ट की लगाई गई? सर मैं गया था वहां पर, नुसरत फतेह अली खान आर्ट काउंसिल, उन्होंने बोला सर यहाँ पर देख लें आप, तस्वीरें लगी हुई सबकी, कोई नहीं पूछता इनको, आपने अगर तस्वीरें यहाँ पर ला के लगानी तो लगा दें। मैंने बोला जब उस पर डस्ट इतनी पड़ी जाएगी तो फिर वो मेरी चीज़ ख़राब होगी। तो कहता है आपको पेमेंट इसकी कोई नहीं मिलेगी, यहाँ पर आप ला के लगा दें। तो यानी कोई सहारा नहीं दिया गया आपको, कोई आपके काम पे अप्रिशिएट नहीं किया गया, जस्ट यही कहा कि दीवार को सजाना है तो आपका काम है, सजा दें, लेकिन इसकी पेमेंट आपको कोई नहीं मिलेगी। सर ये लोग जो है आर्ट्स काउंसिल वाले जितने, ये लोग जो है ना डुगडुगी बजाते हैं और हम तमाशा इकट्ठे करते हैं और हम तमाशा बनते हैं। हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते कि हमने अपने आर्ट को अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करके कहीं हम उसको लगा सकें। तो ये बाहर से जो अर्निंग आती है वो ये अपना फ़ायदा उठाते हैं, अपने सिर्फ 0-0 लगा के ये अपने खाते पूरे करते हैं। तो आर्टिस्ट बेचारा वो उसी तरह रुल रहा है फैसलाबाद में, और इस कदर ज्यादा आर्टिस्ट हैं कि उनको उस तरह से पजीराई उनके काम के मुताबिक नहीं मिल पा रही। सर जैसे आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है किसी भी किस्म के पेंटिंग तैयार करनी हो,
कोई सीनरी तैयार करनी हो, किसी किस्म की किसी की शक्ल तैयार करनी हो, आपके लिए कोई ये मुश्किल काम नहीं। कोई मुश्किल लेकिन नहीं। अभी जो है वो जिन चीजों से ये जूझ रहे हैं, गुर्बत के साथ साथ बीमारियों से भी, टांगों की मर्ज में मुब्तला है और इसके साथ साथ इनकी सांस की नाली में इन्फेक्शन है, जिस इन्फेक्शन की वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल होता है इनके लिए। इनका कहना है कि इनको इस वक्त जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज की कि इनकी आर्ट को प्रमोट किया जाए ताकि एक हैंडसम अमाउंट अर्न करके अपना गुजर बसर कर सकें। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ खलीफा मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं और मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे आपका कहना है कि सदरों को उनकी पेंटिंग्स बना के लकड़ी के ऊपर मुसव्वरी करके आपने भेजी, उनकी तरफ से कभी कोई इनामात आपको नहीं दिए गए आपके काम के ऊपर? सर जॉर्ज बुश और बारबरा की जो तस्वीर बनाई थी, उन्होंने बोला बुश और उनकी वाइफ बाबरा, जी जी, उनकी तरफ से लेटर आया था कि वाइट हाउस में आपकी तस्वीर लगा दी गई है। तो वो जैसे ही उसकी कुछ सिलसिला बनता है, उसको सेल करने लगे हैं, तो आपसे हम रब्ता करेंगे। तो सर उसके बाद मेरे पास इतने वसाइल ही नहीं है कि मैं उन लोगों से रब्ता कर सकूं। मुझे तो अपनी खाने पीने की फ़िक्र पड़ी रहती है, किराया कहाँ से पूरा करना है और बिजली का बिल जो है वो कहाँ से देना है। 5-5, 7-7 हज़ार बिजली का बिल आने लग गया है। मैं कल दफ्तर गया था तो उन्होंने बोला भाई ये आपको अब देना ही पड़ेगा। उनको तो नहीं पता कि ये इंटरनेशनल लेवल का आर्टिस्ट है। तो मैं इस चक्कर से ही नहीं निकल पा रहा सर, बीमारी की वजह से। यानी आपके पास एक स्मार्टफोन भी नहीं है जिससे आप अपनी वीडियोस बना के इंटरनेट पे डाल सकें, ताकि लोगों की आप तक एक्सेस हो सके? जनाब हमारी ये कोशिश होती है कि वक्तन फवक्तन ऐसे हीरे मोती जो कि हमारी जरखेज मट्टी उगलती रहती है, उनको उन नगीनों को तलाश करके अपने शो के अंदर बिठाएं और लोगों को दिखाएं कि कितना टैलेंट है जो कि हमारे फैसलाबाद शहर के अंदर मौजूद है। खलीफा मोहम्मद इकबाल की अगर खास तौर पे बात की जाए, ये किसी भी शख्स की कोई भी फन पारा जो है उसे लकड़ी पे नक्श नगारी के साथ तैयार कर सकते हैं। इस वक्त गरीब ये बहुत हैं, अपना गुजर बसर बहुत मुश्किल से करते हैं, लेकिन इस गुजर बसर की पीछे जो है ये कहानी ये है कि गुर्बत आड़े आई, लेकिन इसके साथ साथ बीमारियां भी इनके आड़े आ गई। और इनका कहना है कि किराए के मकान, एक मरले का मकान है और उसका भी किराया जब देना पड़ता है और बिजली का बिल देना पड़ता है, तो इतने पैसे नहीं बचते कि उससे अपने 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी कर सकें। पता नहीं किस तरह से बीवी बच्चों को पाल रहे हैं। हमारे हाँ गुर्बत की लकीर से बहुत सारे लोग तो नीचे हैं, लेकिन इससे नीचे भी कोई लकीर होती तो उससे भी बहुत सारे लोग नीचे होते। यकीन जानिए वजीर आजम इमरान खान जो है, मैं क्योंकि शोबिस की बीट करता हूं, एक रिपोर्टर भी हूं, मैं इस चीज को अच्छे से जानता हूं कि जब इलेक्शंस थे तो इलेक्शंस में ये देखने को मिला कि जितने भी फनकार हैं, जितने भी शोबिस से रिलेटेड लोग हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी राइटर हैं, जितने भी शायर हैं, वो ज्यादातर जो हैं वो इमरान खान के हक में थे। उनका ये सोचना था, उनकी ये ख्वाहिश थी कि जैसे ही इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर आएंगे तो आते ही एक चेंज आएगा। जो तब्दीली का वो नाम लेते थे, वो तब्दीली अपने लिए तसव्वुर कर रहे थे, ना कि इस चीज की तब्दीली तसव्वुर कर रहे थे कि पहली गवर्नमेंट जाएगी और ये वाली आएगी। जस्ट ये तब्दील हुआ है, इसके अलावा पाकिस्तान के हालात तब्दील हुए लेकिन बेहतरी की तरफ नहीं, तनज़ली की तरफ तब्दील हुए। उसकी वजह से अब जितने भी आर्टिस्ट हैं वो परेशान नजर आते हैं, जितने भी फनकार हैं, स्टेज ड्रामे जब लगते हैं, यकीन जानिए वहां पे जो जुगतें लगाई जाती हैं ना, पहले तनकीद का निशाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बनाया जाता था, लेकिन अब इमरान खान को बनाया जाता है और बरमला इजहार करते हैं आर्टिस्ट भी स्टेज के ऊपर कि हमसे गलती होगी कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला। और ये तनकीद करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट का ध्यान इन आर्टिस्टों की तरफ नहीं जाता जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई उनकी आर्ट होती है, उनकी फनकारी होती है। अगर उस फनकारी को ही इग्नोर कर दिया जाएगा, वो आर्टिस्ट अगर 2 वक्त की रोटी खाने से ही जो है वो परेशान होगा, तो उसकी फनकारी कहां जाएगी? कौन से ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर ये हुनर होगा और इन फ्यूचर वो इस हुनर को इस्तेमाल करते हुए अपने पेशे की तरफ आएंगे? कभी भी नहीं। वो शख्स जितना मर्जी हुनरमंद हो, वो सिर्फ और सिर्फ ढूंढेगा तो वो नौकरी ढूंढेगा जिससे 2 वक्त की रोटी उनको मिल सके। और ये जीती जाती मिसाल है आपके सामने कि बीमारियों से इस वक्त जूझ रहे हैं और इनकी आर्ट जो है वो किसी काम इनके नहीं आ रही। बल्कि मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश भी करूंगा कि इनका नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर
जो है वो दिखाया जाए ताकि लोग इनसे राब्ता करें। क्योंकि मैं जाती तौर पे बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूं जो कि आर्ट से मोहब्बत रखते हैं, फन से मोहब्बत रखते हैं। कोई भी ऐसा शख्स जो कि लकड़ी के ऊपर नक्श नगारी करके अपना आप इनका खास तौर पे नंबर भी अब स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे, तो लकड़ी के ऊपर नक्श नगारी करवा के अपनी तस्वीर बनवाना चाहता है या अपने घर की तस्वीर बनाना चाहता है, कोई सीनरी तैयार करवाना चाहता है, या इनके किए गए कामों में से कोई तस्वीर इनको पसंद है तो उसको वो खरीद सकता है और बहुत कम दामों में। यकीन जानिए, फॉरेन टूर अगर कोई शख्स करे तो उसे मालूम हो कि वहां पे जो आर्ट एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं उनके अंदर इस तरह के पारों की जो कीमत होती है वो हजारों डॉलर्स में होती है और लोग उनको परचेज भी करते हैं, सराहते भी हैं आर्टिस्ट को। और वहां के आर्टिस्ट इस कदर रिच होते हैं कि उनको जरूरत ही नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ जाने की या किसी तरफ जाने की। लोग वहां पे आर्टिस्ट के पीछे होते हैं और यहां पे आर्टिस्ट लोगों के पीछे होते हैं कि कुछ इमदाद कर दी जाए जिससे वो अपना सर्कल चला सकें। तो इकबाल साहब का नंबर भी ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ हम गुजारिश यही करेंगे कि अगर कोई किसी किस्म की हेल्प इनकी करना चाहता है या इनका कहना है कि हेल्प ना करें, मेरी जो आर्ट है इसको खरीदें। मतलब अगर कोई शख्स है जो कि अपनी तस्वीर बनाना चाहता है लकड़ी के ऊपर तो इनसे राब्ता करके बनवा सकता है और इसके इवज जो मुनासिब और जायज पैसे होंगे वो इनको दें ताकि ये अपना सर्कल जो है वो चला सकें। ऐसे आर्टिस्ट फैसलाबाद शहर के अंदर बड़े पड़े हैं, राइटर बड़े पड़े हैं, डायरेक्टर बड़े पड़े हैं, प्रोड्यूसर बड़े पड़े हैं और फनकार इतने हैं फैसलाबाद शहर के अंदर जो कि बीमारियों की वजह से अब स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिनका आर्ट काउंसिल की तरफ से आर्टिस्ट सपोर्ट फंड दिया जाता है और ये इस मत में दिया जाता है कि ये 50 साल से ऊपर होंगे तो देंगे। अरे जनाब, अगर उससे नीचे की उम्र का कोई शख्स बीमार है और अपनी बीमारी की वजह से घर में बैठा है, बाहर आने से कासिर है, तो उसका इसमें क्या कसूर? तो आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? वो पुकार पुकार के थक जाते हैं, हम टीवी पे दिखा दिखा के थक जाते हैं, लेकिन इनको होश नहीं आता। इतने पैसे जो कि इवेंट्स करवा के इकट्ठे किए जाते हैं, आर्ट्स काउंसिल को मैं अकेले ब्लेम नहीं करूंगा, गवर्नमेंट यहां पे कसूरवार है। उनको लिस्टें तैयार करनी चाहिए, लिस्टें मांगनी चाहिए उनसे और अपना ये कहते हैं ना कि विरसा एक शहर का होता है, एक मुल्क का होता है, ये विरसा है हमारा, हमें इसे महफूज करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। बचा के रखने की बजाय गवर्नमेंट ने उड़ा के रखने की स्ट्रेटेजी जो है वो अपना रखी है। मैं यकीन जानिए इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं उनको देख के एग्रेसिव हो जाता हूं और यूं महसूस होता है जैसे इनका कोई वाली वारिस ही नहीं। ये जो बिल देते हैं उसमें से भी टैक्स करता है, ये जो जिस प्रॉपर्टी में रेंट दे रहे हैं उसमें से भी टैक्स करता है, इन्होंने जो कपड़े पहने उसमें से भी टैक्स करता है और खाने की चीजें जो बाजार से खरीद के लाते हैं उसमें से भी टैक्स करता है। लेकिन इनका टैक्स कहां जाता है, कहां पे लग रहा है इनका टैक्स? कहां जाएं ये लोग? 2 वक्त की रोटी कहां से लेके आए? चौकों चौराहों पे जो लोग मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं उनका हक भी नहीं होता, उनको मिल जाता है। और ऐसे सफेदपोश लोग जो कि घरों में बैठे इंतजार कर रहे होते हैं, मुंतजिर होते हैं किसी ना किसी फरिश्ते के जो कि आके इनकी कोई ना कोई मदद करे, उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। इसी मौजू पे, इसी चीज पे गुफ्तगू मजीद करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ खलीफा इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। खलीफा साहब, मैं चाहता हूं कि आप अपनी कोई फनपारों की पिक्चर्स जो हैं वो हमें दिखाएं और कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको फोकस करें और फोकस करके इनका जो काम है वो दिखाएं। और इस काम के हवाले से बताता चलूं कि एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स जो फॉरनर्स हैं जिनको ये तस्वीरें भेजी जाती थी इनकी तरफ से बना के, उनकी तरफ से एप्रिसिएशन तो मिल जाती थी लेकिन किसी किस्म की इमदाद उनकी तरफ से भी नहीं की जाती थी और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती थी। ऐसे लोग जिनको गवर्नमेंट ने तस्लीम किया है, माना है कि इनका काम बहुत जबरदस्त है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन इसके बावजूद हेल्प जो है इनकी नहीं की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तस्वीर है और इस तस्वीर को एक लकड़ी का बहुत जबरदस्त टुकड़ा लिया जाता है और हाथ के साथ उस टुकड़े को तराश के ये तस्वीर जो है वो तैयार की जाती है। काफी मेहनत तलब और वक्त दरकार होना चाहिए इस काम के लिए, तभी यह जो है वो काम पूरा कर पाते हैं। मैं चाहता हूं वो किसी फॉरनर फौजी की भी आपने तस्वीर तैयार की थी या जॉर्ज बुश की भी तस्वीर आपके पास मौजूद है, वो भी दिखाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि आपने किस कदर जबरदस्त काम जो है वो किया है। और आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे फनपारे कल्चर को लेके, पंजाबी कल्चर को लेके, सिंधी कल्चर को लेके और दीगर कल्चर को लेके जो है इन्होंने तैयार किए हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता था कि अपने मुल्क के अंदर खूबसूरती को
अपने फन के जरिए ये दिखा सकें और इस खूबसूरती को रिकग्नाइज भी बहुत सारे लोगों की तरफ से किया जाता है। और मैं चाहता हूं आप साथ साथ बताएं भी कि ये किन की तस्वीर है और जब इनको भेजा तो क्या पैगाम है। सर ये जनरल डगलस हैं, फ्रांस के लीडर हैं, इनकी तस्वीर है। जनरल डगलस जी, ये सर सारी लकड़ी के टुकड़ों में कन्वर्ट की गई है तस्वीर। लाइट शेड सारे जो आपको नजर आ रहे हैं ये सब लकड़ी के टुकड़े लगाए हैं। और ये कहाँ कहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी की गई हैं, कितना कितना अरसा लगा के की गई है, ये आप खुद अंदाजा कर लें कि कैसे कैसे कलर हैं। इसकी पूरी आप तफसील बताएं ना हमें, हम जानना चाहते हैं किस किस कलर की लकड़ी कहाँ कहाँ से इकट्ठी की, कितना मेहनत तलब काम था, कितनी देर लगी इसे तैयार करने के लिए। सर ये जाटरूपा, बालामासी, गुलनूर, गुलतास, अमलतास, ग्रैंडी, इस तरह की बेशुमार कलर है लकड़ियों के, बेशुमार नाम है। तो ये सब हमने पाकिस्तान से भी इकट्ठी की गई और जो बाहर से जो शिप वगैरह आते थे, शिप में जो अलमारियाँ टूट जाती थी, फर्नीचर टूट जाता था, उसमें जो लकड़ियाँ मुख्तलिफ रंगों की होती थी वो हम यानी इतना मेहनत तलब काम है ये कि पाकिस्तान से तो लकड़ियां ली ही जाती थी, लेकिन इसके साथ साथ आउट ऑफ कंट्री से भी बहुत सारे इस तरह के जो फनपारे आते थे, उनमें से आप अपनी लकड़ियां निकाल लेते थे ताकि इस पिक्चर को तैयार करें। सर एक इटली की लकड़ी है इसमें, वो उसको आप हथौड़ी मारें तो वो चिकनाचूर हो जाती है और उसको इतनी बारीकी से काटना पड़ता है और जिस बारीकी से यानी उसकी नजाकत को, नाजुकी को देखते हुए आपने इसे तैयार किया बिल्कुल कि ये लकड़ी जाया ना हो जाए और बड़े हिसाब के साथ आपने इसे तराशा। उसका कलर बिल्कुल कलेजी कलर की तरह है। फिर जो इंडिया के दौर में जो मकानात जो हैं उनमें जो लकड़ियां लगी हैं उनके भी कलर बहुत बहुत खूबसूरत कलर हैं, वो भी लकड़ियां हम लेके आए हैं। और ये सर लकड़ी जो है ना, ये जिस तरह हमने लकड़ी के टुकड़े काटे ना, पहले आपके फेस की ड्राइंग करनी है, ड्राइंग करके फिर एक साइड से हमने शुरू हो जाना है। उस फेस को, तस्वीर को जो है लकड़ियों के टुकड़ों के मुताबिक हमने सारी मोल्डिंग बनानी है और कौन सी लकड़ी का टुकड़ा कहाँ लगाना है जो वो भी मुंह से बोले और जो लगाएं वो भी मुंह से बोले। अच्छा, इसका मतलब ये कि आप एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लेके तराशते नहीं है उसे, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को लगाया जाता है। बिल्कुल उसी से जैसे लीगो होता है ना, लीगो जो है वो लगा के किसी की शक्ल तैयार की जाती है, तो ये काम आप लकड़ी के जरिए करते हैं। बिल्कुल सर, वो सारा लाइट एंड शेड आपके अगर होंठ है उसमें जो लाइट शेड आ रहा है वो हमने ब्रश लगा के बनाना है बारीक बारीक, वो सब हम ड्राइंग करके लाइट शेड वो पता चले होंठ का यहाँ से उभार है, यहाँ से गहराई है, यहाँ से डार्क है, यहाँ से लाइट है, वो सारा लाइट शेड करके लकड़ी के टुकड़ों में उसे हमने तैयार करना है। जब पता लगे तस्वीर, जब होंठ बन जाए तो पता लगे फलाने शख्स के होंठ हैं। अच्छा, इसे पॉलिश भी करते हैं आप, उसके बाद कलर भी करते होंगे? इसके ऊपर सर पॉलिश भी जो ना वो स्पेशल करनी पड़ती है, इसकी रगड़ाई वगैरह करनी पड़ती है। रगड़ाई करके फिर इसके ऊपर सीलर डलता है, जिस तरह वो ऐसा लगता है जैसे फर्नीचर पर जैसे शीशा रखा हुआ है, वो सीलर पॉलिश इस पर होती है, वो भी। अच्छा, इसको तराशते किसके साथ हैं आप? हथियार कौन कौन से? सर वो एक बारीक ब्लेड होता है जो जिससे हमारे ज़राफ काम करते हैं, सुनियारे, तो वो बिल्कुल ब्लेड होता है ऐसा, उसके जो ना दंदे आपको ऐसे नज़र नहीं आते। वो जब ब्लेड आरी में कस लेते हैं तो जब उसको यूज़ करने लगते हैं तो फिर पता लगता है ये ब्लेड इसके जो है ना दंदे इसके उल्टे हैं, फिर उसको जो है वो नज़र नहीं आते, इतने बारीक होते हैं, तो उसको फिर हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करके फिर जब हम उससे कटाई शुरू करते हैं, पहले तो ड्राइंग मेन मसला है, ड्राइंग के बाद 6-7 हुनर है सर इसमें, एक हुनर तो नहीं है। एक हुनर नहीं है, पेंटिंग करना इसमें हुनर है, लकड़ी को तराशना हुनर है, तराशना हुनर है। और पहले तो आप मुसव्विर सीख के आए, मुसव्वरी, बेशक, फिर उसके बाद आप कारपेंटर सीख के आए। अगर कारपेंटर को आप बोल देंगे ये तस्वीर बनाओ, वो बोलेगा यार किस मुसीबत में डाल दिया, उठा के फेंको इसको। मुसव्विरी सीखनी है, फिर आपने कारपेंटरी सीखनी है, फिर आपने इनले का काम सीखना है कि लकड़ी को किस तरह बीच में से उसका घर बनाना है तस्वीर का और उसके अंदर उसको फिक्स करना है। फिर लकड़ी, ये सर बड़ा टाइम लगता है इस काम में। हम तो चूँकि वालिद साहब के थ्रू, वालिद साहब मेरे ख़ानदानी काम करने वाले थे, बहुत एंटीक काम करते थे, जो चीज़ कहीं नहीं बनती थी वो कहते थे खलीफा इरशाद बेग के पास ले जाओ। तो ये सिलसिला वहाँ से चलता चला आ रहा है हमें। और मेरा ख्याल है इससे पहले
उनके वालिद भी जो है लकड़ी का काम करते थे और उनके वालिद भी जी पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता आ रहा है। आपके वालिद साहब से हटके दादा पर दादा की अगर बात की जाए, वो भी मेरा ख्याल इसी काम से वाबस्ता थे, उनके हवाले से भी बताइए। वो बड़े अमृतसर में बड़े मशहूर थे, वो लकड़ी के बंदूकों के बट बनाते थे। बंदूकों के बट जो लकड़ी के लगे होते हैं? हाँ जी, वो बनाते थे, तो बहुत मशहूर थे जी वो अमृतसर में जी। वो वहाँ पर आप ले जाएं, फलाने गांव में वो बैठे हैं, वहाँ पर आपको वो बना के देंगे। तो ये हमारे बाप दादाओं से ये नस्ल दर नस्ल काम चलता चला आ रहा है। मेरे वालिद ने ये सोचा यार लोग मुसव्वरी तो बहुत करते हैं, लेकिन इसको क्यों ना लकड़ी के टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट किया जाए, पहले नया रंग दिया जाए। जी, पहले हम हाथी दांत में बनाते थे, वो भी निकल जाता था। फिर उसको प्लास्टिक में बनाते थे, प्लास्टिक भी निकल जाता था। ब्रास में, कॉपर में काम किया, वो ईरान इराक माल जाया करता था। यानी प्रैक्टिस आपने सब पे की हुई है? जी, वो भी निकल जाता था। फिर ये जो एज इट इज काम है, ये आपके 500 साल जो है आपकी नस्लें इस्तेमाल करेंगी, लकड़ी एज इट इज रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, यानी ना तो इसका रंग फीका पड़ेगा, ना ही लकड़ी को कोई नुकसान पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं, ये एज इट इज रहेगा जैसे है। लकड़ी है, इसको आप रंधा लगाएंगे, नीचे से यही निकलती चली जाएगी। तकरीबन आधा इंच मोटी लकड़ी लगाई है इसमें, तो नीचे से यही निकलती चली जाएगी। तो ये सर, ये लाहौर का भाटी गेट बनाया है स्टिल लाइफ में, 3 ग्राउंडे लगा के बनाया गया है। पहले जैसे स्टिल लाइफ होती है, पहले तो जमीन आ गई, जमीन के बाद फिर जो हट्स वगैरह हैं, यानी एक किस्म का 3D स्ट्रक्चर आपकी तरफ से तैयार किया गया। बिल्कुल, ये जो ना 3D में तैयार की गई, तकरीबन साल का अरसा लगा है। इसमें भी जनरल ये डगलस है फ्रांस, इसमें भी तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल का अरसा लगा है। फिर ये तस्वीरें सर इसके साथ की जो बनाई हैं कल्चरल टाइप, तो इसमें भी कोई 5 महीने 3 महीने 4 महीने। अच्छा, ये बताएं कि इतनी तस्वीर आपने तैयार की, ये कभी एग्जीबिशंस में बिकना शुरू नहीं हुई? कभी किसी ने इसका रेट नहीं लगाया आपको? सर एग्जीबिशंस जो हैं वो इस्लामाबाद में लगती रही, जमाल शाह की गैलरी में लगी, वहाँ से फॉरनर लेकर गए, तो ज़्यादातर फॉरनर ही नई तस्वीरें पिक की हैं। तो जो पाकिस्तानी लेवल के जो लोग इंटरनेशनल लेवल के आने जाने वाले हैं, उन लोगों ने माल पिक किया है। जो शौकीन लोग हैं उन्होंने पिक किया है। सर अब तो मैं बीमारी की वजह से इस तरह। अब तक कितने फन पारे आप तैयार कर चुके हैं? सर ये तो काउंट करना बहुत मुश्किल है। सैकड़ों में तैयार किए हैं या हजारों में? सर अमेरिका से जो बाई शिप नेवी आती है, वो यहाँ भी आती है इस्लामाबाद में, तो वो फिर वहाँ आर्टलैंड फर्नीचर वाले हैं, वो फिर जो कैप्टन वगैरह आते थे, उन्होंने टेबल लेनी होती थी अपनी ऑफिस टेबलें, उन पर बहुत बारीक बारीक मैंने मुगल आर्ट के काफले बनाए। अकबर बादशाह हॉर्स पर बैठा हुआ है, वो बड़ी बारीकी में हिफाजत के साथ हमने वो काम किया है। तो वो उनके जरिए जो है काफ़ी काम जो है ना वो हमसे कराते हम इस चीज़ में आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि आपने जितने भी फन पारे तैयार किए हैं, इनकी एग्जीबिशन किसी जगह पे ऑर्गेनाइज करवाई जाए। आप वहाँ पे उन चीज़ों को लगाएंगे, लोग आपकी आर्ट को देखेंगे, तभी पहचानेंगे कि किस कदर अनमोल रतन है जो कि हमारे शहर के अंदर बिल्कुल सर, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है। वसाइल आपके पास नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आर्ट्स काउंसिल को इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करें, और इन्वॉल्व करने के बाद आपकी एग्जीबिशन जो है वो वहां पे लगाई जाए और उसकी एक डेट मुख्तस कर दी जाए। सर ये लोग नहीं टलते, ये लोग, इन लोगों ने अपने सिफरे लगाने होते हैं, 0-0 लगा के अपनी जेबें भरनी होती है। ये तो कब से हम लोग पीट रहे हैं इस चीज को, ये लोग नहीं टलते। ये तो आपकी तरफ से एक मैं ये कहूंगा थोड़ा सा काम इस चीज के ऊपर कर लिया जाए कि हर जो तस्वीर जो आपने बनाई है, जितनी उसके ऊपर मेहनत की है, उसकी मेहनत के हिसाब से कीमत लिख दी जाए और वो एग्जीबिशन में लगाई जाए। आप खुद भी वहां पे मौजूद हो, अपना नंबर भी लिखें, ताकि अगर कोई अपनी खास तौर पे कोई फरमाइश पे तस्वीर आपसे तैयार करवाना चाहता है, आप चल फिर तो नहीं सकते, लेकिन वो काम आपसे जो है बिल्कुल ये मैं कर सकता हूँ। मैंने और भी काम किए हैं काफी, मैं उसमें अनफिट होता हूँ। चाय का काम मैंने किया, साइकिल पर मैंने फ्रूट वो बेचा। मैं सिंसियर आदमी हूँ, मैं कहता हूँ बाजी जो अच्छा है ना वो आप चुग लो। वो अच्छा उन्होंने चुग लिया, जो बेकार रह गया वो मैंने बोला अब मैं इसका क्या करूं। मेरे में बेईमानी नहीं है, मैं चाहता हूँ सिंसियर तरीके से काम किया जाए। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह भी मैंने भाग दौड़ की, मैं करता रहा काम, लेकिन अब मैं टांगों से रह गया हूँ।
मुझसे अब चला नहीं जाता, टांगे मेरी कांपती हैं। फिर सांस का ऐसा मसला, सांस की नालियों में इन्फेक्शन है मेरी, उसकी वजह से भी ना मैं कोई वजनी काम नहीं कर सकता। हमारी तो यही कोशिश होती है जनाब, इस तरह के चेहरे, इस तरह के लोग आपके सामने लाते रहें और आपको दिखाते रहें कि किस कदर टैलेंट हमारे शहर के अंदर मौजूद है। लेकिन दुख तब पहुंचता है जब इस तरह के टैलेंट को इग्नोर किया जाता है, स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की तरफ से। और फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की अगर खास तौर पे बात की जाए तो ये आर्टिस्ट सपोर्ट फंड जो है वो रिलीज करने के लिए जिन फनकारों को फॉर्म्स जो है इन्होंने फराम किए हैं, अब उनमें से बहुत सारे आर्टिस्ट जैसे ऐसे हैं जो कि चल के वहां पे जा भी नहीं सकते, अपने फॉर्म नहीं हासिल कर सके। कोई इस तरह का तरीका मुतारफ करवाना चाहिए, कोई इस तरह की लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि आर्ट्स काउंसिल के नुमाइंदे काम की वजह से जो पहचाने जाते हैं आर्टिस्ट, उनके घरों तक खुद पहुंचे और अगर वो वहां पे नहीं आ रहे तो वजह पूछी जाए। तमाम तर आर्टिस्टों के हालात इनको पता है, आर्टिस्ट जो है वो कभी भी यहाँ पे अमीर नहीं होता। चंद एक हैं जो कि सुपरस्टार्स बन चुके हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 100 में से 5% अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, 95% जो है वो इसी तरह नीचे अपना खर्चा जो है वो पूरा करने की, 2 वक्त की रोटी पूरा करने की कोशिश में रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका शो में आने के लिए। बहुत बहुत हम शुक्रिया कोशिश करेंगे, पूरी अपनी एफर्ट्स करेंगे ताकि आपको आपकी फनकारी जो है उस हिसाब से अर्निंग हो सके और आप अपना घर जो है वो चला सके। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।